Hello students, today I will explain you development of concept formation. ओके आज हम बात करेंगे रचना अवधारणा विकास की. ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सेल्फ कंसेप्ट. ठीक है, आत्म अवधारणा जो है वो क्या होता है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पर्सन जो है उसके पास, व्यक्ति जो होता है उसके पास अपनी लैंग्वेज होती है, अपना इंटेलेक्चुअल पावर होता है. ओके, और उसके अलावा चिंतन भी महत्वपूर्ण होता है. तो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के पास भाषा और बुद्धि के अलावा भी चिंतन होता है और उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है. ठीक है, चिंतन के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, पर्सन क्या करता है, न केवल अपना जो उसकी बॉडी होती है उसका शरीर और व्यवहार के संबंध में कुछ भी थिंकिंग करता है या विचार करता है, बल्कि वो चिंतन के द्वारा क्या करता है, ये भी विचार करता है कि दूसरों के सामने वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका लुक कैसा है, समाज के दूसरे लोग जो हैं वो उसे किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, कैसा वो उसके बारे में सोचते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये जो चिंतन है वो किससे, सेल्फ और सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड है. मतलब वो आत्म और आत्म प्रत्यय जो होता है, सेल्फ कंसेप्ट जो होता है, उससे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, है ना, इम्पॉर्टेंटली उससे रिलेटेड है. और इस तरीके से ही क्या होता है, चिंतन क्या होता है, व्यक्ति के जो उसकी व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनालिटी जो होती है, उसके डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब चिंतन जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को क्या करता है, महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत इम्पॉर्टेंटली उसको इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है. और इसी दिशा में क्या है, जितनी भी स्टडीज़ हुई है उनमें ये देखा गया है कि ये जो सेल्फ और सेल्फ कंसेप्ट है उसका डेवलपमेंट जो है ना, वो व्यक्ति जो है, पर्सन जो होता है, उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसको प्रभावित करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है. मतलब क्योंकि हम वी ऑल आर सोशल पर्सन, है ना, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं. और सोसाइटी में जो जहाँ से सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, फैमिली. और फैमिली से लेके हम सोसाइटी तक जहाँ भी सर्वाइव करते हैं, जिस भी तरीके से रहते हैं, हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारा समाजीकरण होता है. और ये सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, अब हम ये जो बात करते हैं आत्म की, तो अब हम इसकी बारे में समझेंगे कि इसका मीनिंग देखेंगे और इसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, है ना. तो सबसे पहले हम ये जो सेल्फ कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं. तो ये जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण किया हुआ है. मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट वन इज़. ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, एक सिंपल यूनिट नहीं है ना. जो सेल्फ कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ सिंपल यूनिट, बल्कि वो क्या है, वो जो पर्सन होता है उसकी जो भावनाएं होती है, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसके जो कंसेप्ट्स होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है ना, और उनके जो इवैल्यूएशन का वे होता है, उसके जो मूल्यांकन का तरीका होता है, उन सब का मीनिंग इससे लिया जाता है. ठीक है, ये क्या है, आत्म और कम्प्लेक्स होल है. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ है कि सेल्फ क्या है, सेल्फ इज़ अ कम्प्लेक्स होल, है ना. और उसके फिर क्या है, उसके पार्ट्स किए हुए हैं, उसको सब डिवाइड किया हुआ है. तो उसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं, इसको हम फंक्शनल इंटर रिलेशन के रूप में भी देख सकते हैं. कार्यात्मक अंतर संबंध उन उप विभागों में देखने को मिलता है हमको, है ना. और ये क्या है, जो सेल्फ जो है, ये कोई क्या है, ये कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, ये धीरे धीरे पर्सन में डेवलप होता है. और इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है, उसका जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रास्तों से गुज़रता है. और उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और ये जो विकास है ना, वो सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएँ जो होती हैं, उनके रिज़ल्ट भी इसमें हमको देखने को मिलते हैं. उसकी वजह से भी ये क्रिएट होता है. ओके, नाउ अब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं. तो आपके स्क्रीन पे मर्फी की डेफिनेशन आ रही है, और उसके अलावा भी हम 2-3 डेफिनेशंस देख लेते हैं. मर्फी क्या कह रहे हैं कि आत्म व्यक्ति का वह रूप है जो और जैसा कि व्यक्ति को ज्ञात है ना. क्या है आत्म, क्या है सेल्फ, क्या है, व्यक्ति का वो रूप होता है जो वो जैसा होता है और जो वो अपने बारे में जानता है. ठीक है, फिर जेम्स ड्रेवर जो है वो ये कह रहे हैं कि सेल्फ शब्द का जो वर्ड होता है ना, वो जनरली किस में लगाया जाता है, ईगो के अर्थ में लगाया जाता है.
ये वो एजेंट होता है जो अपने आप ही पहचान के स्थायित्व के संबंध चेतन रहता है, मतलब उसको अपने आप के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। देन फिर आइजक और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो साथी थे, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो अनुभवात्मक अनुसंधान है उसमें आत्म का अर्थ मूल में उस प्रत्यक्षीकरण में है जो विषय अपने ही संबंध में करता है। मतलब वो क्या है, वो अपने विषय में जो धारणा रखता है, जो उसकी थिंकिंग अपने बारे में होती है, उसके बारे में, उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक इजी डेफिनेशन हम देखते हैं जॉनसन की। तो जॉनसन ये कहते हैं कि सेल्फ क्या है, सेल्फ को एक ऐसी इंटरनल वस्तु मानना चाहिए और उसके रूप में देखना चाहिए जो पर्सन के पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का, है ना, पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है, और इस तरीके से उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, उनके संबंध में वो अपने आप भी विचार करता है और वो अपने आप में इवैल्यूएट करता है, अपने आप का मूल्यांकन करना है वो करता है, वो अपने आप में प्राउड फील करता है, वो अगर कुछ गलत काम करता है तो शाय फील करता है ना। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड ऐसी जो अनुभूतियाँ होती है, ऐसी जो फीलिंग्स होती है, थिंकिंग होती है, वो सब उसके अंदर इंक्लूड होती है। और जिनमें से क्या होता है कि सभी की कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनमें वो क्रिएट होती है, क्रियाशील होती है। ओके, तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आत्म क्या है, व्यक्तित्व का केंद्र है ना। वो क्या है, पर्सन जो होता है उसकी पर्सनैलिटी जो है ना, उसका कोर है। और ये वो प्रणाली होती है जिसका उस प्रत्यक्षीकरण या अभिवृत्तियों से मीनिंग लगाया जाता है जो एक पर्सन अपने ही संबंध में रखता है ना। अपने खुद के लिए क्या सोचते हैं, अपने लिए थिंकिंग क्या है, अपन किस तरीके से लाइफ को आइडल रूप में जीते हैं, अपन कैसा अपने बारे में सोचते हैं, कैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम जैसा बिहेव अपने लिए चाहते हैं वैसा क्या हम दूसरों से कर पाते हैं, क्या हम अपने बड़ों से किस तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। हम आइडल जो वे है लाइफ का हमारा, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब इसके अंदर इंक्लूड होती है। ओके, देन फिर अब ये जो आत्म प्रत्यय है, इसकी दो सेल्फ इमेजेस होती है, ठीक है। पहला तो हम ये देखते हैं कि ये जो आत्म प्रतिमाएँ होती है, ये जो सेल्फ इमेजेस होती है, वो क्या है, व्यक्ति अपनी जो उसकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, शारीरिक विशेषताएं जो होती है, उसके संबंध में रखता है, उसके रिलेशन में रखता है। मतलब व्यक्ति का शरीर कैसा है, तो मतलब वो कैसा दिखता है, वो कितना टॉल है ना, उसकी चौड़ाई क्या है, उसका रंग रूप कैसा है, और उसका फिज़िक कैसा है, इस तरीके से। देन सेकंड बात आती है कि ये जो सेल्फ इमेजेस हैं, ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके बारे में होती है ना। जैसे कि विचार क्या होते हैं लोगों के, भावनाएं क्या होती हैं, इमोशंस क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं, उनके बेस पे होती है ना। और इनमें क्या होता है, इनमें जैसे करेज, ऑनेस्टी, फ्रीडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, आकांक्षाएं, कुछ स्पेशल विशेषताएं जो होती है उनकी बात करें, अगर हम कैपेबिलिटीज़, योग्यताओं की बात करें, तो वो सब इसके अंदर आती है। और इसी तरीके की जो इमेजेस होती है उसमें वो गुण और विशेषताएं भी होती है जो व्यक्ति को अपने आप में एक्यूमुलेट करती है, समायोजित करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो हम सेल्फ की बात कर रहे थे, नाउ अब हम आते हैं थियरीज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट पे, ठीक है। आत्मविकास के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट सिद्धांत हम यहाँ देखते हैं कूले की थियरी। ओके, तो C.H. कूले जो थे, उन्होंने 1902 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन्होंने एक बुक लिखी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। स्क्रीन पे आपकी एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले हम जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो इसका नाम उन्होंने दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। ओके, कूले का आत्म दर्पण का सिद्धांत। ओके, तो इसमें उन्होंने ये कहा था और उनका ये विचार था कि जो आत्म है वो प्रणाली होती है जो व्यक्तियों के साथ हमको संप्रेषित करने में विचारों पे आधारित होती है। ओके,
अब कूले ने क्या किया था, आत्म के विकास में जो प्राथमिक समूह होते हैं, जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और प्राथमिक जो रिलेशंस होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी थी। जिसमें जैसे अगर हम फैमिली की बात करें, हम जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, प्ले ग्रुप्स होते हैं, जो अपने पड़ोस होते हैं, इन सब की भूमिका को, इन सब के रोल को उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि ये भूमिका, इनकी जो भूमिकाएं होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने जो बुक लिखी उसमें उन्होंने जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं और उनके जो रिलेशन होते हैं उनको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्राथमिक समूह है उनमें क्या होता है, मानव स्वभाव का प्रादुर्भाव होता है और व्यक्ति में ये जो गुण होते हैं वो जन्म से नहीं आते हैं। ऑब्वियस हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें जन्म से नहीं आती है, वो लोगों के कॉन्टैक्ट में जैसे जैसे आता है देन ही एक्वायर द क्वालिटीज़, तब वो क्या करता है, तब वो ये चीज़ें अर्जित करता है। और पर्सन क्या करता है, और पर्सन क्या होगा अगर वो अकेला रहेगा, है ना, तो वो ये सब कुछ अर्जित नहीं कर सकता है। जब वो लोगों के कांटेक्ट में आएगा, जब वो उसमें वो सोशल पर्सन होगा, वो लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, वो परिवार में रहेगा, वो खेल समूह में रहेगा, वो पास पड़ोस से और है ना अपने जो भी नोन लोग होते हैं उनसे वो रिलेशनशिप में रहेगा, तब क्या होगा, वो उनसे संबंध रखेगा, व्यवहार रखेगा, तब क्या होगा, तब वो उसमें ये सब गुण पनपेंगे। ठीक है, तो कूले का ये जो स्टेटमेंट था उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आत्म का विकास है वो सोशल जो इंटरेक्शंस होते हैं, सामाजिक जो अंतःक्रियाएं होती है उनके द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है और ये उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसके कूले का जो ये थियरी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसको आत्मविकास के सिद्धांत के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, तो कूले ने ये कहा था कि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे पर्सन्स होते हैं, है ना, उनका, उन दूसरे व्यक्तियों के विचार और उनके जो निर्णय होते हैं ना, उनकी जो थिंकिंग होती है, उन सब का स्वयं का एक दर्पण होता है जिसमें वो अपनी आत्मा का दर्शन करता है। ठीक है, अब जब कल्पना के द्वारा, जब वो इमेजिनेशन होता है और इमेजिनेशन के द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के मन में अपने जो उनके गुण होते हैं, उनकी आदतें होती है ना, उनकी हैबिट्स जो होती है, उनके उद्देश्य जो होते हैं, उनके उद्देश्य जो होते हैं, उनके कार्यों और व्यवहार के ढंग को देखते हैं और इसी तरीके से दर्शन के बेस पे, दर्शन के आधार पे वो अपने संबंध में एक कुछ धारणाएं बना लेते हैं, है ना। जब बच्चे कल्पना के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं और दूसरे व्यक्ति उनके बारे में अच्छे जो विचार रखते हैं, तो बच्चे भी उस संबंध में अच्छे विचार रखते हैं। जब बच्चे ये विचार करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे में वो अच्छा नहीं सोचते हैं या वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो वो भी बच्चों के संबंध में अच्छे विचार नहीं बना सकते हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हम ये कह सकते हैं कि जब एक बच्चा दूसरे के बारे में बार बार ये सुनता है कि वो ईमानदार है, वो बच्चा अपने को उस ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखने लगता है ना, ऑनेस्ट पर्सन कोई होता है तो अपनी इमेज भी वो इसी तरीके से बनाना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज की सोसाइटी जो होती है उसके अंदर उसके दर्पण में बालक अपने आप को कैसा देखता है और किस तरीके से अपने गुणों का विकास करता है। ओके, अब हम इस बारे में ये कह सकते हैं कि बालक जो होता है वो ये कल्पना करना सीख जाता है कि वह दूसरे व्यक्तियों को कैसे लगता है ना, और वो ये भी इमेजिनेशन कर लेता है कि दूसरे बालक उसके संबंध में किस तरीके से क्या डिसीज़न लेते हैं। ओके, तो ये तो था क्या चीज़, हमने देखा है कूले की थियरी। देन आफ्टर हम देखते हैं मीड की थियरी। ओके, तो मीड जो थे उन्होंने जो थियरी थी उनको उन्होंने क्लासिफाई जो किया था उसको वो इस तरीके से किया था कि आई और मी का कंसेप्ट था। ठीक है, तो G.H. मीड जो थे उन्होंने जेम्स को फॉलो किया और उन्होंने आत्म के विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए, सेल्फ का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने आई एंड मी के जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया। वो ये कहते थे कि क्या है ये क्रियाशील आत्मा है, सेल्फ इज़ इन एक्शन है, और वो ये मानते थे कि मैं और मुझे दोनों का ही इसको संयुक्त प्रतिफल मानना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो मुझे है मतलब मी है ना, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो
मुझे है, उसका अभिप्राय किससे होता है? रोल से होता है, कार्यों से होता है और एटीट्यूड से होता है, अभिवृत्तियों से होता है। जो स्टार्टिंग में बालक अपने माता पिता और अपने जो सगे संबंधी होते हैं, उसके जो प्ले ग्रुप्स होते हैं, है ना, और उसके बाद में वो अपने टीचर्स से और उनके जो भी प्रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं या वो जिनके कांटेक्ट में, उन सब के बारे में देखता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये क्या है? ये सात्मीकरण है, ठीक है, और उसका ही प्रोसेस है, और उसके द्वारा ही क्या होता है? व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के विशिष्ट और सामान्य कार्यों और विचारों में अपने आप को वो देख पाता है, ठीक है। तो अब उसके अपने जो स्वयं के कार्य होते हैं और जो उसके जो विचार होते हैं, है ना, उसकी जो थिंकिंग होती है, उन कार्यों और विचारों के रूप में जो वो एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है, उसे ही मुझे की अभिव्यक्ति होती है। उसमें ही क्या होता है? मी कंसेप्ट जो होता है उसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। देन फिर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ आई। ओके, तो ये तो क्या थी? मुझे की, मी की फीलिंग थी। अब आई की फीलिंग की बात करते हैं हम। तो मतलब कि मैं कर्ता के रूप में आत्म है ना, मैं क्या है? कर्ता के रूप में आत्म है। और स्टार्टिंग में मैं का जो निर्माण होता है वो उन आवश्यकताओं और प्रेरणाओं से होता है जो व्यक्ति को क्या करते हैं? निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है? दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उस दौरान क्या होता है? ये जो क्रियाशील मैं है ना, ये जो क्रियाशील आई की फीलिंग है, उन कार्यों द्वारा, उन कामों द्वारा जिन्हें व्यक्ति ने दूसरों से ग्रहण किया है, उसे अपना लेते हैं और प्रभावित होते हैं। मतलब हमने दूसरों से कुछ न कुछ सीखा है और हम उससे प्रभावित होकर हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट में मीड का मतलब क्या है इससे? कि मैं व्यक्ति की दूसरों की जो अभिवृत्तियाँ होती है, उनके प्रति प्रतिक्रिया होती है ना। मुझे दूसरों की अभिव्यक्तियों का एक संगठित रूप होता है जिसे व्यक्ति ने स्वयं अपना लिया है, ठीक है। मैं क्या है? मैं दूसरों की अभिवृत्तियों का प्रतिक्रिया है, ठीक है, कि हम उनके एक्शन पे किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरों की जो अभिवृत्तियाँ होती है, उनकी जो टेंडेंसी होती है, उनका एक मिला जुला रूप होता है जिसे व्यक्ति ने, जो पर्सन होता है, उसने खुद ने स्वयं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो आत्म की उत्पत्ति और विकास है, उसमें मैं और मुझे का क्या योगदान होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ आई एंड मी इन द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ओके, तो हम ये देखते हैं कि मैं और मुझे दोनों क्या है? डिफरेंट कंसेप्ट है। ऑब्वियस है, मैं का एक अलग मीनिंग है और मी का एक अलग मीनिंग निकला है ना। लेकिन जो सेल्फ की बात कर रहे हैं, हम आत्म की बात कर रहे हैं, तो आत्म की उत्पत्ति और उसके डेवलपमेंट में इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। आई का और मी का, दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कंप्लीटली देखें तो ये जो विकसित आत्म है, जिसे हमने क्या किया है? समाजीकृत व्यक्ति कहा है। तो वास्तव में दो आत्माएं जो होती है ना, दो सेल्फ जो है, उनका सहयोग होता है। मतलब फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या होगा? आत्म जो व्यक्ति की प्राणी शास्त्रीय प्रकृति पर आधारित होता है, और दूसरा क्या है? उसके सात्मीकरण के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के कार्यों या मनोवृत्ति को ग्रहण करता है। मतलब फर्स्ट तो क्या है? उसका नेचर जो होता है वो, एंड सेकेंड क्या होता है? कि वो जो एक्यूमुलेट करता है, वो जो आत्मसात करता है चीज़ों को, उन के बारे में कहा गया है। तो इसमें से जो फर्स्ट आत्मा है उसको मैं, और दूसरा जो आत्मा है उसको मुझे कहा गया है। सिंपल है ना। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीड की थियरी थी, इसके बारे में उन्होंने फिर ये एक्सप्लेन किया कि आत्म का विकास क्या होता है? आचरण में होता है, हमारे बिहेवियर में होता है। जबकि व्यक्ति जो होता है, पर्सन जो होता है, वो अनुभवों में स्वयं अपने लिए एक सामाजिक वस्तु बन जाता है ना। और ऐसा उस टाइम पे होता है जब व्यक्ति उस तरह की मनोवृत्तियों को अपना लेता है, उनको अडॉप्ट कर लेता है और उस तरीके के हाव भाव को वो यूज़ करने लगता है, जैसे कि दूसरे व्यक्ति प्रयोग में लेता है या किस तरीके से वो प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। अब जो बच्चा होता है वो क्या होता है? वो धीरे धीरे सामाजिक प्राणी हो जाता है। वो अपने आप को समाज का एक पार्ट मानने लगता है और वो खुद भी उसी तरीके से काम करने लगता है जैसा दूसरे उसके प्रति करते हैं। तो ये जो थियरी थी, ये थी किसकी? मीड की, आई एंड मी की थियरी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? ये जो आई और मी की थियरी के बाद में बात करते हैं हम किसकी?
फ्रायड की, सिगमंड फ्रायड जो थे उनकी क्या है, तो सिगमंड फ्रायड की विश्लेषणवादी सिद्धांत की, ठीक है, साइको एनालिटिकल थियरी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड ने जो आत्म की उत्पत्ति है उसका मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उसमें उन्होंने आत्म के विकास की प्रक्रिया के बारे में 2 कंसेप्ट कहे थे, ठीक है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसके अंदर है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो मानव मस्तिष्क जो है उसके 3 भाग उन्होंने किए, और वो कौन कौन से भाग थे। तो फ्रायड ने जो मानव मस्तिष्क होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वो कहते थे कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड, एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। अब ये क्या होते हैं, ये हम देखते हैं कि जो चेतन मन है, तो चेतन मन के अंतर्गत क्या होता है, वो बातें आती हैं जो स्पष्ट रूप से चेतना में होती है, और जिनके प्रति व्यक्ति क्या करता है, हमेशा अवेयर रहता है, जागरूक रहता है। ऑब्वियस है, कॉन्शियस हम होंगे तो हमें सब जानकारी होगी, तो मतलब हम उनके बारे में जागरूक हैं, अवेयर हैं। देन फिर बात आती है अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की। तो ये मन का वो भाग होता है जिसमें वो फैक्टर्स आते हैं, वो तत्व आते हैं जो भूले से लगते हैं, लेकिन थोड़ा सोने पे वो याद भी आ जाते हैं। अवचेतन मन की जो बातें हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या होती है, व्यक्त होती है, एक्सप्रेस होती है, और नहीं वो अव्यक्त होती है। ना वो एक्सप्रेस की जा सकती है और ना वो अव्यक्त होती है ना। तो हम कुछ एफर्ट लगाते हैं, हम कुछ प्रयत्न करते हैं, तो वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो सकती है ना। मतलब अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम अगर प्रयास करें, हम एफर्ट लगाएं, तो हम उन चीज़ों को मेमोराइज वापस कर सकते हैं। देन आफ्टर बात आती है अनकॉन्शियस माइंड की, कि अब अचेतन मन जो है, तो अचेतन मन जो है वो पूरे संपूर्ण मन जो होता है उसका एक बहुत बड़ा भाग होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो जन्मजात जो इच्छाएं होती है, या जो इच्छाएं दबा दी जाती है, वो इच्छाएं इसके अंदर रहती है। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हमेशा संघर्ष चलता रहता है, और ये जो दबा दी जाने वाली इच्छाएं होती है वो टाइमली क्या होती है, थोड़ा यूनिक सा बिहेव करती है। मतलब चाहे सपने की बात करें, चाहे असाधारण भूलों की बात करें, चाहे हम किसी मेंटल डिजीज़ की बात करें, इन सब के कारण क्या होता है, अचेतन मन की जो दमित इच्छाएं होती है वो ही ये सब कुछ होती है, जो टाइम पे अपने फॉर्म को चेंज करती है, अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है, और उनको एक्सप्रेस भी करती है। तो इस तरीके से व्यक्ति जो होता है उसके आत्म का, व्यक्तित्व के विकास में अचेतन मन का बहुत बड़ा हाथ होता है, अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ओके, देन आफ्टर अब हम बात करते हैं किसकी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो की, ठीक है। तो वो क्या है, वो मानसिक यंत्र जो होते हैं, मेंटल जो मैकेनिज्म होते हैं, उन 3 भागों में उन्होंने उसे भी 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उनको 3 भागों में किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट तो वो कह रहे हैं कि आईडी, मतलब मानव का ये जो भाग होता है ये अचेतन मन से बिल्कुल मिलता जुलता है ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है। ये जो काम शक्ति होती है, या जो लिबिडो होता है, उसका भंडार होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पूर्वज हैं, है ना, जो पूर्वज होते हैं उनसे जो हमको रेशियल क्वालिटीज़ जो मिली हुई होती है, या जो विशेषताएं होती है, या जो दमित इच्छाएं होती है, या जो वासनाएं होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये नीति, अनीति, अच्छा बुरा, विवेक, इन सब में बिलीव नहीं करते हैं, और ये व्यक्ति को क्या करते हैं, जो उनकी काम शक्ति होती है उसकी तुष्टि के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो मतलब इसे एक तरीके से लेजर थियरी भी कहा है, सुख सिद्धांत भी कहा है, और ये उसी से संचालित होती है। ओके, तो ये तो होता है आईडी, मतलब इदम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अहम की, कि जो ईगो होता है, तो मन जो होता है, मन का ये जो भाग होता है वो कॉन्शियस होता है और
विचारशील होता है ना, उसमें विचारधाराएं हमेशा चलती रहती है। और मन का ये जो भाग होता है ये आईडी से भी रिलेटेड होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल और जो एक्चुअल लाइफ होती है, जो वास्तविक जगत होता है, वास्तविक जीवन जो होता है, उससे ये स्पेशली रिलेटेड होता है। और ये अहम जो होता है, ये जो एक्सटर्नल या जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है या जो इदम है, वो नैतिक मन और तीनों के इन संघर्ष को ख़त्म करने का और उनमें बैलेंस बिठाने का एक कोशिश होती है, एक प्रयास होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल थियरी है, मतलब वास्तविक सिद्धांत है और उसके द्वारा ये संचालित होता है। और इदम और अहम को अगर हम कंपेयर करें तो इदम मूल प्रवृत्ति का होता है और अहम क्या होता है, अहम इसके अंदर एक विवेक होता है। ठीक है, अब जो ये जो नैतिक मन है, सुपर ईगो है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि नैतिक मन का जो विकास होता है ना, नैतिक मन का जो विकास होता है वो समाजीकरण के परिणाम स्वरूप ही होता है, सोशलाइजेशन जो होता है उसकी वजह से ही होता है। और इसके अंदर क्या होता है, उन आदर्शों, उन मूल्यों और उन नियमों आदि को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोस और स्कूल और उनकी कम्युनिटी आदि से रोकता है। मतलब नैतिक मन का जो मेन काम है वो क्या है, व्यक्ति को पार्श्विक जो इच्छाएं होती है उनकी तुष्टि से रोकना, मतलब पर्सन को गलत काम करने से रोकना, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। तो और उसे जो समाज की मर्यादाएं हैं, जो सोशल रूल रेगुलेशन है, जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनकी, जो मॉरल नॉर्म्स हैं, नैतिक नियम हैं, उनके आधार पे चलने को प्रेशराइज करता है, कंपल्शन ये उनका होता है। बच्चे की जो नैतिक मन के विकास की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे में नैतिक मन का विकास उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब वो माता पिता उनकी इदम की प्रेरणाओं को नियंत्रित करते हैं। ओके, और उसे जो सोशल आइडल होते हैं, उनके सामाजिक आदर्श होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके नियमों के अनुकूल व्यवहार करना भी वो उसे सिखाते हैं। और इसके बाद में बच्चा जो होता है वो माता पिता के द्वारा किए हुए व्यवहार और आदर्शों को ही आत्मसात करता है ना, और उन्हीं का सात्मीकरण करके उन्हीं का आइडेंटिफिकेशन कर लेता है और उन व्यवहारों, आदर्शों को अपने आदर्श समझने लगता है। तो ये क्या था, ये था नैतिक मन, सुपर ईगो की बात थी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट के बारे में देखा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, और देन फिर जो 3 थियरी है, एक कूले की थियरी, एक मीट की थियरी और फ्राइड की थियरी, इन तीनों के बारे में हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा है। ओके, थैंक यू।